हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज क्लास 12th के मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग की ये पहली क्लास होगी मैथ की, और हम लोग पहला चैप्टर अभी ना शुरू करके आज शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस, ठीक है। और यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मैट्रिसेस के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, और डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपना पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर ना शुरू करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी आज कोचिंग की पहला दिन है, तो और भी बच्चे आएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस को अब शुरू करते हैं। उसके बाद जब हम लोग ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो उसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है आप उस पर पूछ के कोई भी इंक्वायरी या कोई भी डाउट आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। और जो बच्चे हमारे सामने ऑफलाइन में बैठे हैं, ये तो यहाँ पर पूछ ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना पहला चैप्टर, जो हमने लिया है मैट्रिसेस। क्या है चैप्टर? मैट्रिसेस, ठीक ना। तो बच्चों, मैट्रिसेस जो ये वर्ड है, ये एक प्यूलर वर्ड है, और इसी वर्ड से बना है हमारा क्या? मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स होता क्या है? हमने लिखा है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रिक्टेंगुलर एरे, रिक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन, रिक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन, द नंबर ऑफ आर फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे सर अभी तो कुछ फिलहाल पल्ले नहीं पड़ा। तो यहां पर हम लोग ये पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है और नंबर्स आर फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि आप हैं और आपका मित्र है कोई, ठीक है। मान लीजिए आप हैं और आपका कोई मित्र है, ठीक ना। मैंने कहा कि सपोज करिए आपके पास, आपका नाम क्या है? पंकज मान लेते हैं, ठीक। और एक मित्र आपका मान लीजिए क्या है? मनोज। तो आप दोनों लोग क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, कुछ पेन लेते हैं, कुछ बुक्स लेते हैं, और कुछ इरेजर, शार्पनर, जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। तो सपोज करिए कि पंकज गया, कुछ नोटबुक लिया, ठीक है। मान लीजिए 5 नोटबुक लिया, और मान लीजिए 10 पेन ले लिया, ठीक ना। तो 5 नोटबुक लिया और 10 क्या लिया? पेन लिया, ठीक है। तो अगर आपको इसे अरेंज करना हो, लिखना हो, तो आप ऐसे लिखेंगे कि 5 नोटबुक लिया और 10 पेन लिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 नोटबुक लिया और 10 पेन लिया, ठीक है। सिंपल, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, अब मान लीजिए मनोज है, ये भी गया, ये 8 नोटबुक लेता है और 7 पेन लेता है। तो अब हमारे पास कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। तो अगर इनको अरेंज करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे 5, 10, 8, 7, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है। सपोज करिए कि पंकज है जो 5 नोटबुक लेता है और जो पेन कितना लेता है? 10, ठीक है। एंड मनोज बाय द 8 नोटबुक्स एंड 7 पेन। क्लियर? अगर हम इनको अरेंज करें, एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का प्रयास करें, तो हम लिखेंगे 5, 10, 8 और 7। मतलब ये जो नंबर है आपको नोटबुक को शो कर रहा है, और ये जो नंबर है ये किसको शो कर रहा है? पेन। यानी कि पंकज ने 5 नोटबुक लिया, 10 पेन लिया, और मनोज ने 8 नोटबुक लिया और 7 पेन लिया। क्लियर? चलिए, यस सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब यहीं पे आप समझने का प्रयास करिए कि ये क्या है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रिक्टेंगुलर एरे, यानी कि उनको हम एक रिक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। रिक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन। मतलब इनके बीच में जो ये बच्चों नंबर आपको दिख रहा है, इन्हीं को हमने बोला है एक रिक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन
द नंबर आर फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये जो नंबर हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक ना। अब यहां पर ये जो नंबर हैं बच्चों, इन नंबर्स को आप या तो नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे ABC भी हो सकता है, यहाँ पे साइन और कॉस भी हो सकता है, मतलब ये फंक्शनल रूप में भी हो सकता है। यानी कि जैसे ऐसे हमने लिख दिया कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, तो ये फंक्शन के रूप में भी हो सकते हैं, नंबर्स के रूप में भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेस किया गया है या जो डिनोट किया गया है या इस तरह से लिखने का जो तरीका है, वही क्या कहलाता है बच्चों, मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन। यानी इसमें जो उपस्थित आपके नंबर हैं या जो फंक्शन हैं, उन नंबर्स और फंक्शंस को क्या करना, रेक्टेंगुलर एरे के रूप में क्या करना, अरेंजमेंट करना, या उनको लिखना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। और ये जो नंबर होते हैं बच्चों, या ये जो आपके फंक्शन हैं, ठीक है, इन नंबर या फंक्शन को ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। अब आपने कहा कि मान लीजिए ये दो हैं, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक फ्रेंड को और इसमें ऐड कर दीजिए, किसी को, मान लीजिए हमने इसमें एक फ्रेंड और ऐड कर दिया, शिव। उसके पास मान लीजिए 7 पेन है और 9 पेन है और 7 नोटबुक है। तो अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, लिखेंगे 5 10 8 7 7 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर हमने कहा कि ये पंकज ने 5 नोटबुक लिया, 7 पेन लिया, मनोज ने 8 नोटबुक लिया और 7 पेन लिया, और शिव ने 7 नोटबुक लिया और 9 पेन लिया। ठीक है, तो इनको हमने इस फॉर्म में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, यानी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इनको लिख दिया। और ये लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि दिस कैन बी एक्सप्रेस एज द मैट्रिक्स, यानी इच एलिमेंट्स, यानी इसमें जो आपके नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या कहा जाता है बच्चों, एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, बताइए। चलिए, अब आपने कहा कि सर क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो नहीं, आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये नोटबुक है, तो आप इसको नोटबुक ऐसे ना लिख करके आप नोटबुक ऐसे दिखा दीजिए, यानी कि 5 8 7, और पेन्स को आप ऐसे दिखा दीजिए 10 7 9। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 5 8 7 10 7 9, या फिर ऐसे आप लिखिए। तो कहने का मतलब है बच्चों कि किसी भी नंबर ऑफ फंक्शन को, नंबर आर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द मैट्रिक्स। यानी किसी भी नंबर्स और फंक्शन को क्या करना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको, बताइए। चलिए, अब यहां पर और कुछ चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा, कुछ भी 8 9 7 10 5 2 3 9 4। तो बच्चों आपने समझ लिया कि किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी नंबर्स को, किसी भी फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर के रूप में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है बच्चों, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इनमें थोड़ी और क्लियरिटी करते हैं। देखिए, एक फंक्शन जो होता है उसको हमेशा वे डिनोटेड मैट्रिक्स बाय ए कैपिटल लेटर, हमेशा एक मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के साथ ही क्या किया जाता है, शो किया जाता है। आ रही बात समझ में सबको। चलिए, यानी वी डिनोटेड मैट्रिसेस बाय ए कैपिटल लेटर सच एन एरे इन इनक्लोज बाय बिग ब्रैकेट। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका मैट्रिक्स होता है, इसको आप हमेशा
कैपिटल लेटर के साथ ही शो करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स A इक्वल टू 8 9 7 10 5 2 3 9 4। ये जो बच्चों रेक्टेंगुलर के अंदर आपको दिख रहा है, इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स कहते हैं। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, धीरे धीरे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, मैं आपको जितनी बातें आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपकी सारी चीजें एकदम डाउट क्लियर होगा। बस आप धैर्य बना के इन क्लास को क्या करते रहिए? देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लास्ट में आप मुझे बताइएगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप उस डाउट को पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बता दिया बच्चों कि वी डिनोटेड मैट्रिक्सेस बाय कैपिटल लेटर, यानी we denoted matrices by कैपिटल लेटर। मतलब हमेशा मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से ही आप क्या करेंगे? शो करेंगे। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, बट क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब आप समझते हैं कि जो मैट्रिक्सेस होता है उसको हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, अब हम समझते हैं कि इसमें बच्चों आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक तो आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है और एक आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है। कहने का मतलब है कि जो हमने ये नंबर लिखा है बच्चों, अगर हम देखें तो ये हॉरिजेंटल लाइन ऐसे आपको दिख रही हैं, और इस तरीके से आप देखें तो ये आपको क्या दिख रही है बच्चों? वर्टिकल लाइन। इस तरह से अगर देखें तो ये वर्टिकल, और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, अगर हम इनकी डिफिनेशन को थोड़ा से और सही करने के प्रयास करें तो हम ये कहेंगे बच्चों कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन, एम इज हॉरिजेंटल लाइन, एम इज कॉल्ड द रो, एंड एन इज वर्टिकल लाइन कॉल्ड द कॉलम। मतलब जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, इन हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। एंड जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स जो है, मान लीजिए ए एम इंटू एन के फॉर्म में है, तो एम जो बच्चों हैं, ये एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समझिएगा ध्यान से इस चीज को। ये जो है आपकी फर्स्ट रो, मैं इसको आपको रेड से ही लिखता हूं क्योंकि रेड लाइन बनाया है। तो ये जो आपको दिख रही हैं, ये फर्स्ट रो, ये आपका क्या है? सेकेंड रो, और ये आपका क्या है? थर्ड रो। मतलब ये जो लाइन है बच्चों, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? रो बोला जाता है। यानी जो हॉरिजेंटल लाइन है ऐसे हैं, ठीक है, सोई हुई हैं तो हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल लाइन है तो इनको क्या बोलेंगे आप? रो बोलेंगे। और ये खड़ी हो जाएं तो इनको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है क्या? कॉलम। यानी ये जो आपका है, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम, ठीक। इसको आप बोलेंगे बच्चों सेकेंड कॉलम, और इसको आप बोलेंगे थर्ड कॉलम। तो आपने समझा कि जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, उन हॉरिजेंटल लाइंस को हम रो बोलते हैं, और जो सीधी लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? चलिए, तो जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये क्या हो गया आपका? थर्ड रो। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम, और ये आपका हो गया थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहां पर हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोला जाता है? कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर इज द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड रो, एंड वर्टिकल लाइन एन वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द कॉलम। ओके, मैट्रिसेस बाय ऑर्डर एम इंटू एन, ठीक है। चलिए, अब देखिए
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या समझ लेते हैं बच्चों। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में रो होते हैं और कॉलम होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक ना। तो रो एंड जो कॉलम होता है बच्चों, सपोज करिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में आप मुझे बताइए कितनी रो हैं। तो आप कहेंगे सर 2 रो हैं, फर्स्ट रो और ये आपका हो गया सेकेंड रो, यानी ये आपका हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया आपका सेकेंड रो। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मैं अगर आपसे पूछूं कॉलम कितने हैं तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। बिल्कुल सही, यानी कि कितने रो एंड कितने कॉलम हैं आपने ये बताया। तो अब इन्हीं रो एंड कॉलम को अगर हम मल्टीपल करके लिख दें, यानी कि इस फॉर्म में अगर हम लिख दें कि अगर सपोज करिए 2 रो हैं, मैंने लिख दिया 2 और कितने कॉलम हैं 3, तो ये जो आपका नंबर है 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 ही बच्चों क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड n वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, m इंटू n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी m इंटू n ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर एक सपोज करिए कि किसी भी मैट्रिक्स में m रो है एंड n कॉलम है, m रो एंड n कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m इंटू n होगा, यानी m इंटू n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। मतलब अगर मैं इस रो की, इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। या फिर मैंने कुछ ऐसा अगर लिख दिया, सपोज करिए साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, फिर टेन थीटा कॉट थीटा, मैंने कुछ ऐसा लिखा, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो मतलब ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 का होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 इंटू 2 का होगा। क्लियर है, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। तो ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m n। मतलब अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे आप, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो, ए मैट्रिक्स m रो एंड n कॉलम, a matrix having m row and n column is called a matrix, is called a matrix of order m n, ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं बच्चों, यानी रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, क्लियर। जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे उनका मल्टीपल ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसे मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स, ऐसे लिखा 1 2, तो आप बताइए इसमें कितने मैट्रिक्स हैं, यानी कि 1 रो सेकेंड रो और कितने कॉलम हैं 1, तो यहां पर आपका क्या होगा
2 इंटू 1, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा। अब सपोज करिए मैंने इसी को ऐसे लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया, तो इसमें कितने रो हैं, 1 रो, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम, यानी ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते समय बच्चों हमेशा रो पहले लिखा जाएगा और कॉलम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते समय आपको ये बात बहुत ध्यान से देखना है या इस चीज को ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो जो होगा पहले होगा एंड कॉलम बाद में होगा। किसी को दिक्कत, क्लास समझ में आ रही है सबको, बोले ठीक है, अगर आ रही है तो अच्छी बात है। अभी हम लोग इस चीज को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको बताया रो को बच्चों पहले लिखा जाएगा, कॉलम को बच्चों बाद में लिखा जाएगा, यानी m इंटू एन जो है, इसमें m जो है रो को बता रहा है और n जो है किसको बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। क्लियर, चलिए, तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम आपको थोड़ा से आगे लेके चलते हैं। अब हमने आपको बताया बच्चों कि ये जो नंबर है ना, इन नंबर को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। इन नंबर को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। और इन एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है पूरे मैट्रिक्स में। इन एलिमेंट्स का क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, मतलब कि इच एलिमेंट्स, इच ऑफ यमन, यानी ये जो यमन आपको दिख रहा है, नंबर कंसिस्टेंटिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स आर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। इन नंबर्स को आप एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स। चलिए, दूसरी चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी मैट्रिक्स में, जैसे मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स में 2 रो एंड 2 कॉलम है, इस वाले मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है कि 3 रो एंड 3 कॉलम है, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 रो एंड 1 कॉलम है, इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स पूछ लिया जाए या उस मैट्रिक्स में टोटल कितनी एंट्री हुई है आपसे पूछ लिया जाए, तो किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर फाइंड करने के लिए बच्चों उन मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है उन ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3 होगा तो 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यानी कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9। मतलब कि उनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आपको फाइंड होके आती है या जो वैल्यू फाइंड होती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। क्लियर, यहां तक कोई समस्या किसी को, बोले आप लोग। चलिए, नहीं है तो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है या किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। आइए, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, ठीक ना। यानी किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं और किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमें पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, या फर्स्ट रो सेकंड रो एक साथ पूछ लिया जाए, तो आप उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं। तो पहली चीज, एंड एलिमेंट्स अकरिंग इन द ith रो, ith रो यानी कि आई रो, ठीक है, एंड jth कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड ith एलिमेंट्स। आई एंड जे, आई क्या बच्चों बता रहा है, रो को बता रहा है, आई किसको बता रहा है बच्चों, रो को, एंड जे किसको बता रहा है बच्चों, कॉलम को बता रहा है। और आई और जे जो होगा पर्टिकुलर, यानी सपोज करिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और ए जो एलिमेंट्स है सपोज करिए ए आई जे एम इंटू एन फॉर्म में दिया गया है, ठीक ना। अभी इस चीज को मैं देखते जाइए, बस क्लियर हो जाएगा। यानी सपोज करिए कोई एलिमेंट्स है ए आई जे और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, m इंटू एन का ऑर्डर है। तो m इंटू एन का अगर ऑर्डर है आपका, तो m इंटू एन ऑर्डर में बच्चों आपको एक चीज ध्यान देना है कि m n ऑर्डर में जो आई आई जे है आपका, वो ए आई जे क्या है,
आई जो है बच्चों ये किसको बता रहा है, रो को बता रहा है, और ये जो जे है ये किसको बता रहा है, कॉलम को। यानी आई जो है वो किसको बता रहा है, रो को बता रहा है, और जो जे है आपका वो किसको बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। क्लियर। सपोज करिए कि मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ठीक ना। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ध्यान से आप इसको समझिएगा। मान लीजिए A11, A12, A13, इसके बाद डॉट डॉट आप मान लीजिए A1J, क्योंकि रो हमने पहले लिखा, फिर कॉलम को बाद में लिखा, क्योंकि जे क्या बता रहा है, कॉलम। डॉट डॉट A1N, 1N हो गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसमें हम लिखते हैं A21, A22, A23, A2J, A2N। कोई दिक्कत? चलिए अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब मान लीजिए हम यहां पर करते हैं AI1, AI2, AI3, AIJ और AIN, ठीक ना। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझना है कि मान लीजिए फिर यहां पर नीचे AM1, AM1, AM2, AM3, AM और J, मान लीजिए ये क्या है, J है, और AMN यहां पर दिख रहा है। किसी को दिक्कत तो नहीं इधर? चलिए नहीं है। कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे ये जो है ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है, तो मैंने 1 1 1 लिखा है। अब जैसे ये कोई एलिमेंट्स है सपोज करिए, तो ये आई जो है ये क्या बता रहा है, रो को, और ये जे किसको बता रहा है, कॉलम को। तो हमने I1 रो बता रहा है, और दूसरा जो नंबर है वो क्या बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। रो बता रहा है, कॉलम बता रहा है, यानी कि इस तरीके से सपोज करिए n तक है और इस तरीके से m तक है। तो m इंटू n जो होता है, जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू n का होगा। तो अब कोई भी एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होता है बच्चों, n एलिमेंट्स अकरिंग इन ith रो, यानी जो i है वो क्या बता रहा है, रो को बता रहा है, j कॉलम को, यानी जो j है वो कॉलम को। मतलब अगर मैंने यहां पर लिखा A22, A22 इसका मतलब जो 2 है वो सेकेंड रो में है, और ये जो दूसरा रो आपको बता रहा है ये क्या बता रहा है, सेकेंड कॉलम को बता रहा है। मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट्स है ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि अगर सपोज करिए कोई मैट्रिक्स A है और AIJ MN ऑर्डर में है, तो IJ जो क्या बता रहा है, IJ आपको क्या बता रहा है, वह आपका बता रहा है क्या, रो एंड कॉलम। और एक चीज ध्यान रखिए कि जो I है एंड जो J है ये एलिमेंट्स होता है एक नेचुरल नंबर का, यानी कि ये कोई ना कोई एक नंबर ही होगा, ठीक है। और ये जो IJ शो कर रहा है, IJ किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के रो एंड कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। क्या शो कर रहा है, रो एंड कॉलम को। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल AIJ, यानी जो AIJ है बच्चों, इज एन एलिमेंट्स, AIJ is an elements lying in the कहाँ पे हैं, lying in the ith row and jth column, ith row and jth column, ठीक। तो मतलब कि अगर कोई एलिमेंट्स AIJ है या मेन ऑर्डर में है, तो I और J रो और कॉलम को शो कर रहा है। यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कुछ ऐसे, समझिए 1 0 9 3 4 6 8 9 2, दिख रहा है। चलिए
तो सबसे पहले तो आप सभी लोग बताइए कि ऑर्डर क्या है, क्या है, कितने रो हैं, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। तो मतलब ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का, 3 इंटू 3, बिल्कुल सही, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम है। सबको समझ में आ रहा है? 3 रो एंड 3 कॉलम्स जब हैं तो आपसे अगर पूछ लूं मैं कि आप मुझे बताइए कि A21, A21 क्या है, A21 मतलब कि उस एलिमेंट्स को बताइए जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम है मतलब ये है, तो मतलब ये आ रहा है, यानी A21, तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। मतलब हम किसी भी एलिमेंट्स को, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स के प्लेस को बता सकते हैं इस तरीके से आसानी के साथ। मैंने आपसे पूछ लिया A31 क्या होगा बच्चों, चलिए A31 छोड़िए, A33 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर तीसरे रो में और तीसरे कॉलम में। तो तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्लियर? इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप पहली एक्सरसाइज को आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए पहली एक्सरसाइज में बहुत कुछ है नहीं, अभी हम लोग उसी को करेंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करना है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको बताना है, या फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किस प्लेस पे है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, यानी कि ये सारी बातें। या फिर आपसे मैं अगर आपसे कह दूं किसी भी एलिमेंट्स में मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो उनको लिखने का तरीका कितना हो सकता है, या उसको मैट्रिक्स ग्रुप में आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यही सब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन एक दो लेते हैं एग्जाम्पल्स, और उनके बाद आपको हम उनको करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपसे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन का जवाब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे बिना बताए भी कर सकते हैं। चलिए मैंने आपसे कहा कि इफ ए इक्वल टू 5 - 2 6 1 7 0 8 - 3 √2 3/5 4 and 3, ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं इस मैट्रिक्स में, ठीक ना। आपसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रो इन ए, यानी कि इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो कितने हैं, कितने रो हैं। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। द नंबर ऑफ ऑल एंट्री इन ए, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, या कितने नंबर्स या कितने फंक्शन को लिखा गया है इसमें, ठीक ना। चौथा बात, पांचवा आपसे पूछ रहा है द एलिमेंट्स A23 A31, यानी कि दूसरे रो एंड तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स है, तीसरे रो और पहले कॉलम में कौन है, तो इन वैल्यू को बताना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहां देखिए, पहला तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ रो, क्या पूछ रहा है बच्चों, रो। मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइन ही क्या कहलाती हैं, आपकी रो कहलाती हैं। तो मुझे बताइए कितने रो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो, और ये आपके बच्चों थर्ड रो। तो आप बता सकते हैं कितने रो होंगे। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ रो इज 3, यानी कि 3 रो हैं। बेसिक आप कर लेंगे। दूसरा पूछ रहा है द नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम हैं,
और मैंने आपको बताया कि nth हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द कॉलम, यानी जो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है, सॉरी जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही हैं, वो वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, कॉलम होती हैं, ठीक ना। तो कितनी रो हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ऐसे, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी टोटल कितने ऐसे दिख रहे हैं आपको, 4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों, 4। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम इज 4। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है, ठीक ना। थर्ड क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। मैंने आपको बताया ऑर्डर क्या होता है, ए मैट्रिक्स ऑफ mth रो एंड nth कॉलम इज द मल्टीपल ऑफ m इंटू n। m इंटू n ही क्या होता है बच्चों, ऑर्डर होता है। तो आप मुझे बताइए 3 रो हैं एंड 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 4, यानी 3 रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, तो 3 रो एंड फोर्थ कॉलम, क्लियर। चलिए, द नंबर ऑफ ऑल एंट्री, मतलब इसमें टोटल कितनी एंट्री, आप ऐसे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन अगर हम निकालें तो हमने बताया था कि इनका मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4 है और इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 12 है, क्लियर। चलिए, अब आपसे कह दिया जाए कि द एलिमेंट्स A2 3, क्या पूछ रहा है बच्चों, A2 3 मतलब ये रो और ये क्या, कॉलम, ठीक, रो एंड कॉलम। तो पहले तो दूसरे रो में देखिए, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, मतलब ये आपका सेकेंड रो, देखिए ऐसे बनाइए, जो आ जाए वही आपका हो जाएगा। चलिए, मान लेते हैं किसमें, सेकेंड रो में, तो ये आपका सेकेंड रो है बच्चों, सेकेंड रो। और किसमें, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, तो मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन है, 8 है। दूसरा क्या पूछ रहा है, A31, यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो ये हमारे थर्ड रो है एंड फर्स्ट कॉलम में कौन आ रहा है, रूट में 2, जहां पर दोनों मिल रहे हैं उन्हीं को आप लिख दीजिए, तो ये रूट में 2 है। A14 बोलिए आप लोग, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में कौन मिल रहा है, 1, वेरी गुड, आप लोग कर सकते हैं, A14 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है और उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, या कितने रो हैं कितनी कॉलम हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। सपोज करिए बच्चों कि आपसे कहा जाए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और उसको करवाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों को और डिटेल में समझ में आ जाए कि किसी भी मैट्रिक्स में सपोज करिए 18 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 18 एलिमेंट्स हैं। आप मुझे बताइए इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है, यानी कि इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर 18 एलिमेंट्स या 18 नंबर दे दिए जाएं, 18 नंबर दे दिए जाएं और कहा जाए कि आप इनको एक मैट्रिक्स में एंट्री करिए, ठीक है। टोटल 18 एलिमेंट्स आपको दिए जाएं और कहा जाए कि इनको आप एक ऑर्डर में क्या करिए,
अरेंज कर दीजिए। तो आप कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे एक मैट्रिक्स तो आप ऐसे बना सकते हैं बच्चों कि एक ही रो में 18 एलिमेंट्स लिख दें, एक ही रो में आप 18 एलिमेंट्स लिख दें, या एक कॉलम में आप 18 एलिमेंट्स लिख दें। ऐसे एक तरीका तो ये हो सकता है, मतलब कि 1 रो और 18 कॉलम हो सकता है, एक तरीका आप लोग कह सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि 18 रो हो और 1 कॉलम हो, मतलब 18 रो हो और 1 कॉलम हो। दो तरीका, जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर 18 तक है, तो आपने कहा सर इकट्ठा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, आपने कहा सर एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4, ऐसे आप देखेंगे तो 18, मतलब एक रो और 18 कॉलम हो सकता है। कोई दूसरा आया, कहा सर नहीं मैं तो ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि ये कितने कॉलम है, एक कॉलम है, लेकिन रो कितनी हो गई, 18 हो गई। ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों ना। तो आपने कहा सर एक तरीका 1 इंटू 18 हो गया, एक तरीका 18 इंटू 1 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। चलिए, आप और कोई तरीका हो सकता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। आपने कहा कि सर 2 रो बना दीजिए और 9 कॉलम बना दीजिए, ये भी कर लीजिए। यानी कि 2 रो बना दीजिए, यानी एक रो में आप 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 2 रो हो गया और कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 रो हो गया और 9 कॉलम हो गया। एक तरीका तो ये भी हो सकता है आपका, बिल्कुल। किसी ने कहा सर इसे उल्टा कर दीजिए, मतलब 9 कॉलम हो जाए, सॉरी 9 रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए, लिख सकते हैं। चलिए और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6, यानी 3 रो बना दें और 6 कॉलम कर दें, तब भी 18 हो जाएंगे। या 6 रो कर दें, 3 कॉलम कर दें, तब भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में उनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो इनके जो फैक्टर हो रहे हैं बच्चों, या 18 जिनके जिनके फैक्टर में आ रहा है, या जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 मिल जा रहा है, उतने तरीके से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए, मैंने कहा कि आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 12 हैं। तो आप इनको कितने तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोलिए। तो कोई कहा सर वही तरीका, एक रो और 12 कॉलम, या फिर 12 रो और 1 कॉलम। किसी ने कहा सर 2 रो और 6 कॉलम, या 6 रो 2 कॉलम कर दीजिए, या 3 रो 4 कॉलम कर दीजिए, या 4 रो 3 कॉलम कर दीजिए। तो कुल इतने तरीके से बच्चों हम अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो उनको लिखा जा सकता है। ठीक है, चले बच्चों, तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, पानी पी लूं उसके बाद इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। चलिए, तो लिखा गया है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2, मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम। ऑर्डर क्या है बच्चों, समझिएगा क्वेश्चन, ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 2 है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं एंड 2 कॉलम है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू 2 आई माइनस जे। आप कहेंगे सर ये कौन सा एलिमेंट्स है, ठीक ना। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 का है, तो आप उस मैट्रिक्स को बनाइए, क्या होगी, कंस्ट्रक्ट करना है, आपको बनाना है। और उसके एलिमेंट्स ए आई जे, आई रो है और जे क्या है, कॉलम में, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो किया जाता है। सपोज कर लो कि लेट
द मैट्रिक्स ए, कितने रो होने चाहिए बच्चों? 3 रो। और कितने कॉलम होने चाहिए? 2 कॉलम। तो एक वैल्यू लिखिए, मतलब A11, A12, A13। तो आप कहेंगे सर 3 कॉलम हो गया, तो 2 ही कॉलम रहने दीजिए। A21, A22, A31, A33, सॉरी A32। मतलब आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गए। कितने कॉलम है? 2 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। क्लियर? चलिए, अब बच्चों हमने आपको बताया कि ये जो आपको दिया गया है आई जे 2i माइनस जे, तो i क्या बता रहा है? रो को। और जे क्या बता रहा है बच्चों? कॉलम को। मतलब आई रो बता रहा है और जे क्या बता रहा है? कॉलम बता रहा है। तो जब आई रो और जे कॉलम बता रहा है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहला निकाल दीजिए, A11, मतलब ये रो हो गया और ये वाला क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो कहेंगे सर कि 2i है और j है, तो i है तो 1 रख दो, और माइनस j है तो भी 1 रख दो, क्योंकि i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? चलो, A21 निकाल लो, मतलब 21 से पहले 1 2 निकाल लो। अच्छा, पहले 1 2, तो i क्या हो गया? 1, j क्या हो गया? 2। तो i की जगह 1 रख लो और j की जगह 2 रख लो, यानी 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक। A21 निकाल लो, यानी i की वैल्यू क्या हो गई? अब ये क्या है? i, और ये क्या है? j, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? A22 निकाल लो, A22। बस ध्यान ये रखना है कि i के प्लेस पे i, j के प्लेस पे j, कैलकुलेशन कर दो, इजी है। यानी 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 करेंगे बच्चों, 2 आ जाएगा। A31 निकाल लो, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1, क्योंकि I3 है, J1 है, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5। और A32 निकाल लो, तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या? 3 माइनस 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 क्या होगा? 4 होगा। तो अब आपने जो सपोज किया था कि एक मैट्रिक्स ये है, इनकी वैल्यू तो आपने निकाल लिया, आई और जे की वैल्यू रख के। ये बात समझ में आ रही है? बोलिएगा सबको? ठीक है। अगर आ रही है तो अब इन सभी वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। A11 क्या निकाले हो? 1, 1 लिख दो। A12 क्या निकाले हो? 0। A21 क्या निकाले हैं? 3। A22 क्या निकाले हैं? 2। A31 क्या निकाला हमने? 5। और A32 क्या निकाला हमने? 4। इनको भी रख दिया। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी, जिनका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 का है, यानी 3 रो है एंड 2 कॉलम है। क्लियर? चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलेंगे तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको किया जाएगा, उसके बाद RS अग्रवाल के जो क्वेश्चन है उनको भी किया जाएगा। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हम उस चीज़ को अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।